हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी कॉलम ड्राइंग। और आरसीसी कॉलम ड्राइंग को डिस्कस करने से पहले, बनाने से पहले हम यहाँ पर कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आरसीसी कॉलम किस शेप साइज़ में बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर जानेंगे कि आरसीसी कॉलम बनाते समय या आरसीसी कॉलम को डिज़ाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और इसके साथ साथ ही जो हम उसमें रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं वो कितने स्पेसिंग पर डाली जाएगी। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर जानेंगे कि जो हम जो रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं, जो लेटरल टाई लगा रहे हैं या पिच, उनके बीच जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए, इफेक्टिव कवर कितना रखने वाले हैं, और इसके साथ साथ ही हम मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कितना रखेंगे लेटरल टाइज के लिए या स्पाइरल टाई के लिए, या जो आपके मेन बार्स होंगे उनका मिनिमम डायमीटर कितना होता है। ये साथ ही साथ हम जानेंगे यहाँ पर कुछ मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना लगाया जाएगा, मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट हम यूज कर सकते हैं कॉलम में। और इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि जो कॉलम है उसकी ड्राइंग में हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लान कैसे बनेगा और सेक्शनल प्लान कैसे बनेगा। ठीक है, नहीं, आइए डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगेगा। सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिन बच्चों को या जिन छात्रों को या जिन मेरे प्यारे भाइयों को ड्राइंग नहीं आती है या ड्राइंग में कुछ सीखना चाह रहे हैं, ड्राइंग पढ़ना कैसे आना चाहिए, ड्राइंग को पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, या बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना सीखना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। प्यारा सा टॉपिक है आज हमारा आरसीसी कॉलम। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉलम्स जो होते हैं बेसिकली वर्टिकल सपोर्ट का काम करते हैं, जो स्ट्रक्चर का मेन पार्ट्स होता है, जिस पर आपका फ्लोर का लोड आ रहा होता है। फ्लोर के साथ साथ आपका जो टोटल लोड्स आ रहा होगा, स्ट्रक्चर स्लैब लोड्स, लिंटल लोड्स, है ना, आपका लाइव लोड्स, ये क्या काम करता है, सारे लोड्स को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है ग्राउंड में। और इसके साथ साथ ही अगर किसी स्ट्रक्चर का कॉलम फेल होता है तो ये एक इस पूरी स्ट्रक्चर के लिए खतरा होता है। ठीक है, नहीं, जिससे क्या होता है, कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, केयरफुल्ली, यानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन करें। यानी इट मीन्स हम उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन के साथ साथ हम प्लानिंग भी करते हैं। प्लानिंग के साथ साथ हमारी जो प्लानिंग है, कंस्ट्रक्शन है, वो भी आपका अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर का एक मेन पार्ट्स है जो कि होल स्ट्रक्चर के भार को वहन करता है और सारे भार को, सभी लोड्स को क्या करता है, डायरेक्टली ग्राउंड में ट्रांसफ़र करता है। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर जानेंगे जो रेनफोर्सिंग जो की जाती है कॉलम में, जो रेनफोर्सिंग छड़ यानी जो प्रबलित छड़ें डाली जाती हैं, जो आपकी प्रबलित छड़ें डाली जाती हैं, इससे क्या होता है, जो आपका कॉलम अगर आपका ओवर साइज आ रहा है, ओवर कंक्रीटिंग आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रेनफोर्सिंग बार को बढ़ाकर या नंबर ऑफ छड़ों की संख्या बढ़ाकर यहाँ पर कर सकते हैं, कॉलम के साइज़ को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम डिजाइनिंग करते समय क्या कर सकते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का भी डिज़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, नहीं, इसके साथ साथ ही हम जानने वाले हैं। तो ये था आपका प्यारा सा इंट्रोडक्शन, है ना। कॉलम आर वर्टिकल सपोर्ट विच टेक द लोड्स ऑफ फ्लोर्स, बीम्स, लिंटल एंड ट्रांसमिट टू ग्राउंड। द फेलियर ऑफ ए कॉलम thus endanger a whole structure. These are carefully designed, planning and constructed. Reinforcing of a concrete column helps in restricting the size of columns and thus help in designing a most economical section. आइए अब हम जानते हैं रेनफोर्समेंट। कॉलम हैज़ मैनी शेप्स, है ना। कॉलम को हम मैनी शेप्स में बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कॉलम हम कौन कौन से शेप में बना सकते हैं, है ना। दीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड मैनी शेप्स आर एज फॉलोज कौन कौन से शेप हम बना सकते हैं, स्क्वायर कॉलम बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप हम बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप हम यहाँ पर दे सकते हैं। थर्ड, सर्कुलर कॉलम हम बना सकते हैं, गोलाकार बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम आई शेप भी दे सकते हैं, कॉलम को आई शेप कॉलम भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर हेक्सागोनल कॉलम भी
हेक्सागोनल शेप का कॉलम भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टागोनल शेप का कॉलम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑक्टागोनल। ठीक है नहीं, ऑक्टागोनल यानी जिसके 8 कोने होते हैं, हेक्सागोनल यानी जिसके 6 कोने होते हैं। और आई शेप आपका ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सर्कुलर गोलाकार होता है, रेक्टेंगुलर आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा, स्क्वायर आपका स्क्वायर शेप में। यानी आपकी क्या है, 6 शेप में हम कह सकते हैं कॉलम को बना सकते हैं। ठीक है नहीं, इसके साथ साथ ही हम जानेंगे रेनफोर्समेंट में कि हम रेनफोर्समेंट कितना डालेंगे। ठीक है भाई, रेनफोर्समेंट हेडिंग डालेंगे रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, अब रेनफोर्समेंट कितना होगा, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम कितना लेते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना डालते हैं कॉलम में, ये हम लेते हैं 0.8%। ये कितना लेते हैं, 0.8% हम लेते हैं, होल 0.8% ऑफ दी होल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है भाई, होल क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कितना हो जाएगा, 0.8 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू डी। ठीक है भाई, बी इंटू डी करेंगे तो आपका ये AST मिनिमम आ जाएगा, यानी मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकल के यहाँ पर आ जाएगा कॉलम के लिए। ठीक है नहीं, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम यानी अधिकतम प्रबलित या प्रबलन कितना दे सकते हैं, जब अधिकतम कितना होता है, ये हम 6% देते हैं। ठीक है भाई, कितना देते हैं, ये हम देते हैं 6%। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम 4% देते हैं, लेकिन हम अगर हम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की बात करें तो 6% ऑफ किसका करते हैं, होल क्रॉसनल एरिया, होल क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं कंक्रीट की तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी 6/100 करेंगे, इंटू करेंगे V इंटू डी। ठीक है भाई, यहाँ से हमारा AST मैक्सिमम निकल के आ सकता है, यानी मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, इन केस ऑफ प्रैक्टिकल की बात करें, है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होता है, ये 4% लिया जाता है ऑफ होल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये बी इंटू डी है क्या, जैसे कि आपका ये कॉलम साइज है, ठीक है नहीं, तो ये आपका बी होता है, और ये आपका होल डेप्थ कहलाता है क्रॉस सेक्शन का, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है, आपका होल क्रॉस सेक्शनल एरिया है BD, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4% हम इस एरिया का दे सकते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, या मैक्सिमम मेन बार्स आपके, या मैक्सिमम स्टील आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। और मिनिमम आपका कितना होता है, 0.8% होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। तो ये था आपका स्टील रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे। इसके साथ साथ ही हम चलते हैं जो आपका स्ट्रप्स लगेगा, है ना, कितना लगेगा। ठीक है भाई, रेनफोर्समेंट आई होप आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं आई होगी। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ बार, है ना, डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार। तो मेन बार कितना का रखने वाले हैं, डायमीटर ऑफ मेन बार कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम 12 mm होना चाहिए। ठीक है भाई, 12 mm से नीचे का बार हम यूज नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं, है ना, अगर हम सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं तो इसके लिए हमारा जो स्पाइरल या हेलिकल रेनफोर्समेंट होगा, है ना, वो आपका, है ना, तो मिनिमम नंबर्स हम ये कह सकते हैं, मिनिमम नंबर्स, तो मिनिमम नंबर्स ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम, है ना, मिनिमम नंबर्स ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम कितना होता है, कितने लगाएंगे मिनिमम, मिनिमम हम यहाँ पर 6 नंबर्स लगाएंगे। ठीक है नहीं, ऐसे ही हम बात करें मिनिमम नंबर्स ऑफ बार इन रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम और स्क्वायर कॉलम,
ये कितना होता है 4, ठीक है भाई। 6 अब सर्कुलर में लगाते हैं और आपका 4 नंबर्स ऑफ बार आपका किस में लगेगा, ये आपको लगता है रेक्टेंगुलर स्क्वायर कॉलम में। इसके साथ साथ ही जो आपका पेडिस्ट्रियल होता है, जो आपका बेस फाउंडेशन होती है ना, पेडिस्ट्रियल रेइंफोर्समेंट की हम बात करें, ठीक है नहीं, कॉलम का जो बेस हम बात कर रहे हैं, तो उसमें रेइंफोर्समेंट हमारा कितना होता है, ये आपका 15% होता है। कितना होता है, 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी कॉलम, ठीक है भाई, कितना ले लेंगे। इसके साथ साथ ही हम जानने वाले हैं ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट में होता क्या है, बेसिकली जो हम लेटरल टाइज लगा रहे होते हैं, तो ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट में वह प्रबलित छड़ें आ जाती हैं जो कि हम छल्लों के रूप में लगा रहे हैं या स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में उस पर लपेट रहे हैं, तो ये क्या होता है, आपका ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट कहलाता है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्टली हम यहाँ पर करते हैं लेटरल टाइज आपने देखा होगा, जैसे कि आपका ये कॉलम है, सपोज डैट ये मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ये आपके मेन बार्स यहाँ पर लगा होगा, ये आपका मेन बार्स यहाँ पर लगा होगा, और यहाँ पर आपके क्या होंगे, इस तरीके से रिंग लगे होंगे, है ना। तो ये जो आपका लगा हुआ है, जो रिंग आपके पड़े हुए हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, लेटरल टाइज बोलते हैं, ठीक है भाई, लेटरल टाइज। और इनके बीच की जो स्पेसिंग कहलाती है, ये क्या कहलाती है, आपकी पिच, ठीक है भाई, ये क्या कहलाती है, पिच। और ये जो आपका स्पेस यहाँ पर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं कवर, ठीक है, ये बोलते हैं हम कवर। और ये होती है आपकी ओवरऑल डायमेंशन, ठीक है नहीं, बी इसको बोल सकते हैं, बी या डी आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई, बी और डी आपका ही हो सकता है। इसके साथ साथ ही जो आपका ये रेइंफोर्समेंट है, ये बोलते हैं आपको मेन बार्स, ठीक है भाई। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो लेटरल टाइज आपका जो है कितना ले सकते हैं, डाया पे कितना ले सकते हैं, तो मिनिमम डाया ऑफ लेटरल टाइज कितना लेते हैं, मिनिमम डाया ऑफ लेटरल टाइज हम 5 mm तक ले सकते हैं। मिनिमम डाया मीटर ऑफ लेटरल टाइज कितना लेते हैं, 5 मीटर हम या 5 mm तक लेंगे, ठीक है भाई, 5 mm तक ले सकते हैं, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही क्लियर है यहाँ तक। तो मिनिमम लेटरल टाइज का डाया हम कितना लेंगे, 5 mm लेंगे मिनिमम, है ना। अगर 5 mm नहीं तो हम 6 mm भी यहाँ तक ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिंग, ठीक है भाई। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज हमारा ये हो गया, और डायमीटर ऑफ टाई, है ना, डायामीटर ऑफ टाइज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 5 mm से 5 mm से हम 16 mm तक का क्या कर सकते हैं, टाई का डायमीटर लगा सकते हैं। या डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज जो होता है हमारा कितना होता है, 1/4 ऑफ, जब हम सिलेक्शन करेंगे डायमीटर ऑफ मेन बार, ठीक है भाई, इससे हम निकाल सकते हैं। 5t क्या है आपका, डायामीटर ऑफ टाई है, डाया ऑफ लेटरल टाइज निकालेंगे यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ मेन बार्स, ठीक है नहीं, जो आपके मेन बार्स लगे हैं इसके डाया से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर डायामीटर ऑफ लेटरल टाइज आ जाएगा, या डायामीटर ऑफ लेटरल टाइज आपका 6 mm, ठीक है नहीं। अभी आपकी दो कंडीशन बन रही है, अगर हम जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन दोनों में जो भी कम आएगा, ठीक है नहीं, विच एवर इज ग्रेटर, तो जो भी संख्या हमारी बड़ी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल टाइज का डाया हो जाएगा। क्लियर है भाई। सपोज दैट मेन 5 यानी मेन बार का डायमीटर कितना है, 20 mm है, तो 20 mm से अब इसको हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 × 20 यानी 5 mm,
लेकिन ये आ रहा है हमारा 6 mm, तो आपका जो लेटरल टाइज का जो डाया हो जाएगा यहाँ पर आपका वो 6 mm हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिंग। अब जो लेटरल टाइज हमने लगाई है इनके बीच कितना स्पेसिंग होना चाहिए, पिच। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग या पिच, और इसको हम पिच भी बोल सकते हैं। पिच, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो छल्लों के बीच की जो डिस्टेंस है केंद्र से केंद्र तक की कितनी है, इसको हम बोलते हैं पिच या स्पेसिंग, है ना। और स्पेसिंग हम लेते हैं, 3 केस होते हैं इसका। फर्स्ट केस लेते हैं लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर कर सकते हैं 16 टाइम ऑफ डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ मेन बार, ठीक है नहीं। डाया ऑफ मेन बार यानी आपका मिनिमम वाला होना चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलम में अपनी 12 mm के भी लगा सकते हैं, लगा रखे हैं, और 16 mm के भी लगा रखे हैं। तो हम यहाँ पर इस केस में जो मिनिमम डाया ऑफ मेन बार्स होगा, जैसे 12 mm हमारा मिनिमम है 16 में, तो हम यहाँ पर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं। थर्ड केस क्या कर सकते हैं, 300 mm ले सकते हैं। ये 3 कंडीशन यहाँ पर हम बनेगी। 300 mm भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में जो भी आपका क्या होगा, इन तीनों में जो भी आपका कम ज़्यादा होगा, है ना, इस केस में विच एवर इज ग्रेटर होना चाहिए। विच एवर इज ग्रेटर, इसकी जो वैल्यू, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, सपोज डेट इसकी ज़्यादा आ रही है, लीस्ट लेटर डायमेंशन में आपका कौन कौन सी आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं बी और डी, ठीक है भाई। तो बी और डी के केस हम यहाँ पर ले सकते हैं लीस्ट लेटरल, बी डायमेंशन और डी डायमेंशन, या 16 टाइम ऑफ मेन बार्स करेंगे, या 300। इन दोनों तीनों में जो भी आपकी ज़्यादा वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, हमारी पिच कहलाएगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं स्पाइरल। ये तो था हमारा रेक्टेंगुलर के लिए, है ना। ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम, या ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, तीनों केस, चारों केस में हम कह सकते हैं इस तरीके से अपनी पिच निकाल सकते हैं, और डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं हम स्पाइरल वाइंडिंग की, जो कि हम सर्कुलर कॉलम में यूज करते हैं, बाउंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरल बार। स्पाइरल बार्स हम कहाँ पर लगाते हैं, जब हम सर्कुलर कॉलम बना रहे होते हैं। सपोज दैट ये क्या है, आपका एक सर्कुलर कॉलम है, ये हमने कोई सेक्शन कट किया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से आपका यहाँ पर आपके बार्स लगे होते हैं, नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है नहीं। ये आपका स्पेसिंग होगा, या इसको हम बोलेंगे कवर, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपका जो बार लगा होगा वो इस तरीके से लगा होगा, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपका बाइंड अप किया गया होगा स्पाइरल में, सर्कुलर तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका जा रहा होगा, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपका जा रहा होगा, इस तरीके से आपका जा रहा होगा, ठीक है नहीं। तो ये जो आपका स्पाइरल में लगा है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल बार, ठीक है नहीं। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है स्पाइरल बार। और ये जो आपके बार आपके दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, आपके मेन बार है, ठीक है भाई। ये आपके क्या है, मेन बार है। और इनके बीच की जो आपकी ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम पिच, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम पिच। तो आइए स्पाइरल बार देखते हैं। तो दीज बार आर बाउंड राउंड द मेन बार लाइक
रोप, ठीक है ना। जैसे हम रस्सी को लपेट देते हैं बार के चारों तरफ, ऐसे ही आपका ये कार्य करता है। और इसके साथ साथ ही ये कॉलम की फुल हाइट तक क्या है जाता है, ठीक है जी। फुल हाइट तक इसको लपेटा जाता है, बाइंड अप किया जाता है, इस तरीके से गोल गोल चारों तरफ घुमाया जाता है। और इसके साथ साथ ही ये क्या काम करता है, ये जो आपकी कॉलम की बकलिंग है, बकलिंग को स्टॉप करता है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही ये कंक्रीट, जो कोर ऑफ द कंक्रीट है, उसको भी बनाए रखता है, ताकि आपका जो कॉलम है वो सर्कुलर शेप में बना रहे, उसको के लिए भी आपका ये आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ ही ये एडिशनल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जब ये सर्कुलर पोर्शन में रोटेट किया जाता है, लपेटा जाता है, तो ये क्या करता है, जो आपका एक्स्ट्रा जो एडिशनल स्ट्रेस है, जो आपका क्या करता है, ये भी उसको क्या करता है, नीचे की ओर फाउंडेशन की ओर ट्रांसफर करता है, ठीक है नहीं। और ये इसी हम कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, आपका एडिशनल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है सर्कुलर कॉलम को। और इसलिए सर्कुलर कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है भाई। और नंबर ऑफ बार भी इसमें हम नंबर ऑफ 6 लगाते हैं, ठीक है नहीं। यानी हम बार हम 6 लगाते हैं और स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, हमारी डबल्ड हो जाती है, या 1.5 टाइम हो जाती है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम की, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं डायमीटर की। डायामीटर, जो आपने स्पाइरल की है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, उसका डायमीटर आपका 8 mm से 16 mm ले होना चाहिए, ठीक है भाई। इसका डायमीटर कितना रखते हैं, 8 mm से 16 mm। इसके साथ साथ ही सेकंड केस हम रख सकते हैं 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार, ठीक है भाई। डायमीटर ऑफ मेन बार, डायमीटर ऑफ मेन बार से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इन दोनों में जो भी आपका ग्रेटर होगा, विच एवर इज ग्रेटर, वही हम बार यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है नहीं। स्पेसिंग की बात कर लेते हैं, स्पेसिंग और पिच। स्पेसिंग और पिच कितना होना चाहिए, ये आपका पिच दिया हुआ है, तो स्पेसिंग और पिच की बात करें तो मैक्सिमम पिच कितनी होती है, मैक्सिमम पिच हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 75 mm। और क्या निकाल सकते हैं, डायामीटर ऑफ कोर, डायामीटर ऑफ कोर डिवाइड बाई 6 करेंगे, ठीक है नहीं। यानी यहाँ के मेन रेनफोर्समेंट से जो आपका ये आ रहा है, ठीक है नहीं, ये स्पाइरल का जो डाया है, यहाँ से यहाँ तक का जो डाया है, ये क्या कहलाता है, डायामीटर ऑफ कोर या डीसी, ठीक है नहीं। कोर डायामीटर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है नहीं। इफेक्टिव कवर लेस करने के बाद जो आपका डायामीटर बचता है कॉलम का, वो क्या कहलाता है, कोर डायामीटर। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये डायामीटर ऑफ कोर को 6 से डिवाइड करेंगे, और इनमें जो भी आपका क्या आएगा, जो भी इसमें क्या आएगा, कम आएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका मैक्सिमम पिच कहलाएगी, विच एवर इज लेस। यानी जो भी कम हो वही हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है भाई। इसके साथ साथ हम यहाँ पर करने वाले हैं मिनिमम पिच। तो ये थी आपकी मैक्सिमम पिच, और मिनिमम पिच के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पिच आपकी 25 mm होनी चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम 75 ले रहे हैं, तो मिनिमम हम 25 mm रख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर 3 टाइम ऑफ डाया ऑफ स्पाइरल बार, जो हमने इसके चारों तरफ लपेटा है, उसके डाया से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा। और ये भी आपका क्या होना चाहिए, इन दोनों में जो भी कम होगी वही क्या होगा, विच एवर इज लेस, ठीक है नहीं। जो भी वैल्यू इन दोनों में कम आएगी वही क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम पिच हो जाएगी। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कवर की। कवर, जो मेन रेनफोर्समेंट बार होते हैं उनको कितना कवर हम यहाँ पर देते हैं। इसके साथ साथ जो मेन रेनफोर्समेंट बार होता है, अगर हमारा कॉलम का डायमीटर, इफ़ डाया ऑफ मेन बार आपका क्या है, लेस देन है 20 mm के, अगर 20 mm से कम है तो हम कवर कितना रखेंगे, 25 mm रखेंगे। तो कवर हमारा रखेंगे, कवर हमारा कितना हो जाएगा, 25 mm। क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक जो हमारा कवर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 25 mm हो जाएगा, ठीक है भाई। इस कंडीशन में हमारा जो कवर हो जाएगा, जो कवर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 25 mm। ये 25 mm हम यहाँ पर कवर रखने वाले हैं। क्लियर है, अगर 25 से ज़्यादा है तो उसके लिए हमारा कवर कितना हो जाएगा उसके लिए हमारा कवर जो है हम
मेन डायामीटर के बराबर रखेंगे, या लैप की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, लैप। ठीक है भाई, अगर 20 से कम है तो 25 रखेंगे, अगर 20 से ज़्यादा है तो हम बढ़ा कर ले सकते हैं। ठीक है नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैप की। लैप और लैप या ओवरलैप, ये कितना लेते हैं हम। लैप अगर बार की लेंथ हमारी कम पड़ जाती है कॉलम में, जब हमें उसको एक्स्ट्रा लेंथ देनी होती है, तो उसके लिए हम कितना लेते हैं, लेंथ या स्प्लाइस हम कितना लेंगे, 24 इंटू डायामीटर ऑफ मेन बार हम लेते हैं। ठीक है नहीं, इतनी लेंथ का बार हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ओवरलैप करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो हम बेड या उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग नंबर 5, जिसमें हम जानेंगे आरसीसी कॉलम की ड्राइंग को, उसके बार बेंडिंग शेड्यूल को कैसे बनाएंगे, कैसे हम एक्स्ट्रा लेंथ निकालते हैं बार की। ठीक है नहीं, तो बने रहिए। और इसके साथ साथ ही अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ ही अपने दोस्तों को भी भेजें। ठीक है नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आने वाले लेक्चर्स में भी। ठीक है नहीं, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।